नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावदोत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छायावादोत्तर काल प्रश्नोत्तरी और प्रश्न संख्या 1 है कि प्रगतिवाद का समय सही है, यानी कि निम्न में से कौन सा समय जो कि प्रगतिवाद से संबंधित है। विकल्प ये है कि 1918 से 1936 भी, विकल्प बी 1900 से लेकर के 1918 से भी, विकल्प सी 1936 से 1942 या फिर विकल्प डी है 1850 से 1885। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए कि प्रगतिवाद का सही समय कौन सा है। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1936 से लेकर के 1942 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए मित्रों, आपने पढ़ा था इसके पूर्व में कि 1918 से 1936 तक व्यक्ति छाया रहता है। तो छाया है कब तक? 1918 से 36 में। और प्रगति कब करेगा? 36 से 42। तो 36 4 40 2 42, 6 साल तक क्या करता है व्यक्ति? प्रगति करता है। तो 36 से 42 में व्यक्ति प्रगति करता है। तो प्रगति फॉर प्रगतिवाद इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिए और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति होता है ना 36 साल से 42 साल की उम्र में प्रगति करता है, तो इसे दिमाग में बैठाइएगा और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कब हुआ। विकल्प ए कह रहे हैं 1936 में, विकल्प बी 1935 में, विकल्प सी 1934 में या फिर विकल्प डी है 1933 में। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आपका बिल्कुल उतना ही सही जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1935 इज राइट आंसर है। देखिए मित्रों, बात करें हम लोग भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो गठन हुआ है 1935 में हुआ और लंदन में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो देखिए, जब कोई भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है ना, तो बहुत 3-5 करना पड़ता है। तो 3-5 से दिमाग में रख लीजिएगा, 3-5 फॉर 1935, है ना। जब भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया गया तो बहुत 3-5 करना पड़ा था। तो 3-5 को दिमाग में बैठाइएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। विकल्प कह रहे हैं कि इलाहाबाद में हुआ, विकल्प बी कानपुर, विकल्प सी लखनऊ या फिर विकल्प डी दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका बहुत ही शानदार जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। लखनऊ इज राइट आंसर। जहाँ का लख ही नया हो, लखनऊ, ध्यान में रखिएगा। और प्रगतिशील लेखक संघ की जो प्रथम अधिवेशन होगा ना, तो जहाँ पे लख होगा वहीं पे किया जाएगा। तो लख है लखनऊ में, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। इसीलिए लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। विकल्प ए कह रहे कि मुंशी प्रेमचंद थे, विकल्प बी रविन्द्रनाथ टैगोर थे, विकल्प सी मुल्कराज आनंद या फिर विकल्प डी है सज्जाद जाहिर। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर, है ना। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का जब प्रथम अधिवेशन होगा ना, तो उसका सभापति कौन होगा? जो मुंशी होगा। तो जो मुंशी टाइप के व्यक्ति हैं, जो मुंशी लोग हैं, उन्हीं को सभापति बनाया जाएगा लखनऊ में प्रथम अधिवेशन में। ऐसे क्लू बनाइएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में प्रगतिवादी रचनाकार कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हैं, विकल्प बी रामविलास शर्मा और शिवमंगल सिंह सुमन है, विकल्प सी मुक्तिबोध त्रिलोचन और रांगे राघव हैं या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। आप सबके जवाब के प्रतीक्षा में प्रश्न संख्या 5 आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। और बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 5 को, तो प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में शामिल करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से
जितने भी प्रगतवादी रचनाकार हैं उनको आप कंठस्थ कर लें। अब कैसे कंठस्थ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सुखसुमन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और रांगे राघव हैं। तो आपको एक क्लू बनाना है कि नागा के भैया, नागा से नागार्जुन, के से केदारनाथ अग्रवाल। तो नागा के कौन, बोले राम शिव त्रिलोचन क्या करते हैं, मुक्ति देते हैं राघव के, है ना। तो नागा के कौन, बोले नागा को तो राम शिव त्रिलोचन और राघव मुक्ति देते हैं। तो नागा के राम शिव त्रिलोचन, है ना, और राघव मुक्ति देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये प्रगतिवादी रचनाकार हैं, कंठस्थ कर लीजिएगा कि नागा के राम शिव त्रिलोचन और राघव मुक्ति देते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से किसने प्रगतवाद शब्द को लेकर आपत्ति की है। विकल्प ए कह रहे कि सूत्रकांत त्रिपाठी निराला ने कहा, आपत्ति किया। विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन, या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका बड़ा ही सुंदर सा बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना। हमारी प्रगति हो या आपकी प्रगति हो, जब प्रगति होती है ना, तो प्रगति में जो बच्चे होते हैं वो बच्चन बाधक होते हैं, आपत्ति करते हैं। तो प्रगति में आपत्ति कौन है, बोले सर बाधक, बच्चे फार बच्चन, ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रगति में बच्चे आपत्ति है, ऐसे कैसे बनाएगा और इसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि किस कवि को आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प बी त्रिलोचन, विकल्प सी नागार्जुन, या फिर विकल्प डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। देखिए आधुनिक कबीर कौन है, बोले आधुनिक कबीर ऐसा वैसा नहीं होगा, जो नागा होगा और अर्जुन होगा, तो नागार्जुन इज राइट आंसर। आधुनिक कबीर नागार्जुन ऐसे बैठाना है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8 है कि केदारनाथ अग्रवाल आरंभिक काव्य किस नाम से लिखते थे। विकल्प ए कह रहे कि रसा नाम से लिखते थे, विकल्प बी कलाधर नाम से लिखते थे, विकल्प सी यात्री नाम से लिखते थे, या फिर विकल्प डी है वालेंदु नाम से लिखते थे। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प डी वालेंदु इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब केदारनाथ में अगर आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको वालेंदु मिलेंगे, वालेंदु ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल के विषय में असंगत कथन है। तो यहाँ पे देखिए टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वेदारनाथ है, इसको आप कर लीजिएगा केदारनाथ अग्रवाल के विषय में कौन सा कथन असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि इनका जन्म और मृत्यु, जन्म 1911 में, मृत्यु वर्ष 2000 में, है ना। तो जन्म 1911 में और मृत्यु वर्ष 2000 में। माता पिता की बात करें तो माता घसीटो देवी और पिता हनुमान प्रसाद हैं, पत्नी उमा देवी और जन्म स्थान कमासिन बादा। तो कह रहे चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प असंगत है, इसका जवाब आपको देना है। और आप सब में से कुछ भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। इनकी पत्नी उमा देवी नहीं है बल्कि पार्वती देवी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यही असंगत है और असंगत होने के कारण विकल्प सी इज राइट आंसर। जन्म मृत्यु की बात करें तो जन्म 1911, मृत्यु वर्ष 2000 में हुआ, बिल्कुल सही है। माता घसीटो देवी और पिता हनुमान प्रसाद ये भी सही है और इनका जन्म स्थान कमासिन बादा ये भी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे निराला को, विकल्प बी नागार्जुन को, विकल्प सी शिवमंगल सुमन, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबका इंतजार किया और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रगति का जो सलाहकार है वो नागार्जुन है, प्रगतिवाद का सलाहकार कौन है, नागार्जुन है, ध्यान में रखिएगा। और छायावाद का सलाहकार पुरुष आपने देखा था निराला होता है ना। तो निराला और प्रगति का नागार्जुन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि त्रिलोचन का जन्म स्थान है। विकल्प कह रहे कि चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में, विकल्प बी झगरपुर उन्नाव में, विकल्प सी त्रिवेणी ग्राम दरभंगा में, या फिर विकल्प डी है कमासिन बादा में। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है। सोच के विचार के समझ करके फिर इसका जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये चिरानी पट्टी आंसर। त्रिलोचन में चन चा ना है तो इसमें चिरानी में भी चा और ना है, ध्यान में रखिएगा। त्रिलोचन चिरानी पट्टी, त्रिलोचन चिरानी पट्टी। आपने यहाँ पे देखा विकल्प बी में झगरपुर उन्नाव में, तो झगरपुर उन्नाव में शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ है। त्रिवेणी ग्राम दरभंगा की बात करते हैं तो नागार्जुन जी का जन्म हुआ है। और कमासिन बादा
अभी आपने देखा यहाँ पर जन्म जो केदारनाथ अग्रवाल जी का हुआ है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नागार्जुन को कहा, विकल्प बी त्रिलोचन को, विकल्प सी शिवमंगल सिंह सुमन को, या फिर विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल को। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर मुक्तिबोध ने विकल्प बी त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। जिसके पास 3 नेत्र होंगे ना वही अवध का किसान कवि होगा। किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अवध का किसान कवि कौन है? त्रिलोचन है। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। तो यहाँ से 2-2 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए स्टार लगा लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि रांगे राघव का मूल नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ढक्कन मिश्र है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बालेंदु है, विकल्प सी वासुदेव, या फिर विकल्प डी है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। तो प्रश्न संख्या 13 का आपको जवाब देना है और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। त्रयंबक वीर राघवाचार्य इज राइट आंसर। ढक्कन मिश्र, किरमिश्र, बाबा, यात्री, ये सब अगर देखा जाए तो बिल्कुल नागार्जुन जी का नाम है। बालेंदु केदारनाथ अग्रवाल का, और वासुदेव सिंह की बात करते हैं त्रिलोचन जी का जो नाम था वो वासुदेव सिंह था। ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मुक्तिबोध है, विकल्प बी त्रिलोचन, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर नागार्जुन। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 का आप सबको जवाब देना है कि हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, त्रिलोचन इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो त्रिलोचन है। त्रिलोचन ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ की कविता की संज्ञा किसने दी है। यानी कि नागार्जुन की जो कविता थी उसे नुक्कड़ की कविता किसने कहा है। विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी अगे ने। तो प्रश्न संख्या 5 का 15 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए उनके जो बच्चे हैं ना नुक्कड़ नाटक कविता कौन करते हैं? बोले सर बच्चे करते हैं। तो बच्चे फार बच्चन ध्यान में रख लीजिएगा। और किसकी कविता को नुक्कड़ी कविता कहा जाता है? तो नागार्जुन की, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। विकल्प ए कहने की युगधारा, विकल्प बी लोक और आलोक, विकल्प सी मार प्यार की थापे, या फिर विकल्प डी है कहे केदार खरी खरी। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल जी की बात करते हैं। तो विकल्प ये युग की धारा इनकी रचना नहीं है, बल्कि यहाँ पर युग की गंगा होना चाहिए था। युग की धारा की बात करते हैं तो युग धारा, सतरंगे पंख, प्यासी पथराई आंखें, बिल्कुल ये नागार्जुन जी की रचना है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 16 पूछा है कौन एक केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, तो बिल्कुल एक धारा नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए इज राइट आंसर। बात करें लोक और आलोक, मार पैर की थापे और कहे केदार खरी खरी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि त्रिलोचन का मूल नाम है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वासुदेव सिंह, विकल्प बी कैलाश सक्सेना, विकल्प सी बालेंदु, या फिर विकल्प डी ढक्कन मिश्र। तो प्रश्न संख्या 17 का आप सबको जवाब देना है और आप सबका जवाब तेजी के साथ आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो त्रिलोचन हैं उनका जो मूल नाम था वासुदेव सिंह था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि नागार्जुन की रचना कौन सी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि युगधारा, सतरंगे पंख, प्यासी पथराई आंखें, विकल्प बी में है युग की गंगा, नित्य के बादल, लोक और आलोक, विकल्प सी है हिल्लोल जीवन के गान और प्रलय का सृजन, या फिर विकल्प डी है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 18 का जवाब आपको देना है कि इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, युगधारा, सतरंगे पंख, प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन की रचना है ना। तो निश्चित रूप से इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। क्योंकि गंगा, नित्य के बादल, लोक और आलोक की बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल की है। हिल्लोल जीवन की गान, प्रलय का सृजन, बिल्कुल शिवमंगल सिंह सुमन का है। और धरती, गुलाब और बुलबुल और दिगंत की बात करते हैं तो त्रिलोचन का है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि त्रिलोचन का पहला काव्य है। विकल्प ए है कि राम के प्रति, विकल्प बी भस्मांकुर, विकल्प सी अमोला, या फिर विकल्प डी अर्घान। तो प्रश्न संख्या 19 का
जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अमोला इज राइट आंसर, है ना। जो त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह था विकल्प सी अमोला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल की, विकल्प बी त्रिलोचन की, विकल्प सी नागार्जुन या फिर विकल्प डी शिवमंगल सिंह सुमन की। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही मजबूत है। तो मित्रों, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है आप सबके लिए प्रश्नावली आयोजित की जाती है और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली मेरे द्वारा कराई जाती है। तो ढेर सारे भाई बहन जुड़ करके मेरे साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं, जांचते परखते हैं, इसलिए आप लोग भी प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़े। बीच में 2 दिन आप लोगों की सलाह पर क्लासें जो है 6 साढ़े 6 बजे की गई थी, लेकिन ढेर सारे भाई बहनों का बिल्कुल रिस्पांस यही आ रहा है कि सर 7 बजे ही रहने दीजिए। तो आप सबकी डिमांड पर ये जो क्लास है ये 7 बजे ही रहने वाली है। तो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार और प्रत्येक रविवार को 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रश्नावली के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो फिलहाल आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प सी नागार्जुन इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का जो विकल्प सी था नागार्जुन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से किस कवि को केन का कवि कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नागार्जुन को, विकल्प बी शिवमंगल सिंह सुमन, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल या फिर विकल्प डी है केदारनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आपको देना है और आपने देखा कि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल 2 केदार हैं, तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब है विकल्प सी आया कि सर केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर, है ना। तो केन का कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। अगर आप केदार में जाएंगे ना तो केदार में आपको केन मिलेंगे, केन केन केन, तो केन का कवि केदारनाथ, ठीक है, अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला था। विकल्प ए है कि गंगा पर, विकल्प बी है तुम मेरी, विकल्प सी अबूबा या फिर विकल्प डी बोले बोल अबोल। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अपूर्वा इज राइट आंसर, है ना। तो जो अपूर्वा कृति है केदारनाथ जी की, इस पर है ना बिल्कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये है कि नागार्जुन की, विकल्प बी शिवमंगल सिंह सुमन, विकल्प सी त्रिलोचन या फिर विकल्प डी केदारनाथ अग्रवाल की। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। आप कैसे इसे दिमाग में रखेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। तो देखिए, मैं जब जब उसको केदारनाथ में देखा है, तो केदारनाथ में अगर आप जाओगे तो क्या देखोगे, केदारनाथ में अगर आप जाओगे तो उसको जलते देखोगे, गलते देखोगे, ढलते देखोगे। कब? केदारनाथ में अगर जाओगे तो केदारनाथ माने केदारनाथ, अगर फार अग्रवाल, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि त्रिलोचन की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विकल्प ए कह रहे दिगंत को, विकल्प बी ताप के ताए हुए दिन, विकल्प सी अर्घान या फिर विकल्प डी है उस जनपद का कवि हूँ। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आपको देना है। आपसे में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ताप के ताए हुए दिन पर, है ना। त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ताप के ताए हुए दिन की रचना 1980 में की गई थी और 1981 में इस कृति को बिल्कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसके विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 25 है कि शिवमंगल सिंह सुमन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हिल्लोल, विकल्प बी बाणी की व्यथा, विकल्प सी है मिट्टी की बारात या फिर विकल्प डी है जीवन के गान। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आपको देना है। सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद उत्तर दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मिट्टी की बारात इज राइट आंसर, है ना। तो जिन मित्रों को या भाई बहनों को बिल्कुल पुरस्कार, चाहे सलाहकार पुरस्कार हो, चाहे सरस्वती पुरस्कार हो, देव पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, किसी भी पुरस्कार को अगर आपको बिल्कुल याद करना है तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है पीजीटी हिंदी, उसे ओपन करिए और उसे ओपन करके आप सभी प्रकार की जो क्लासें हैं, वीडियो है, पुरस्कार है, उसको आप देख सकते हैं। विस्तृत रूप से है और ट्रिक से है, मेरे द्वारा बहुत पहले ही करा दिया गया है। तो आप सब जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग जुड़ें और प्रत्येक रविवार को
सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए ज़रूर जुड़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।